इंसाफ हो। और इस इंसाफ के लिए उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट ईजाद किया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं और तमाम कास्ट, उनकी इलेक्टोरल लिस्टें अलहदा बने। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको सही तादाद पता चल जाएगी कि कौन सी कास्ट जो है वो उसका नंबर क्या है, दूसरे सीटों की एलोकेशन हो सकेगी, तीसरा ये कि ये अभी जब हमने कोई भी यहाँ पे तशरीफ फरमा दीजिए, आप कास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तमाम मज़हब के मानने वालों की तादाद का यानी मकसूद था, यानी नंबर मालूम करना, या कि जो कास्ट है, मतलब हिंदू में ये 4 कास्ट जो बड़ी बड़ी जो हैं ये हैं, तो इससे क्या मुराद है? 1905 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें कास्ट को और मज़ाहिब को दोनों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जी जी, मैं इसलिए वो जो 1905 में जो इसकी इब्तिदा हुई, लेकिन उस वक्त तक गांधी किस्म के लोग सीन पर नहीं आए थे जी। जब बाद में गांधी और इस किस्म के लोग सीन पर आए तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि इस लिहाज से तो हम माइनॉरिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे तो और मुसलमान मेजॉरिटी बन जाएंगे। तो लिहाजा क्या किया जाए कि ये लोग जो हैं ये हमसे अलहदा ना हों। लिहाजा उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड की बजाय जॉइंट इलेक्टेड की डिमांड की। जॉइंट इलेक्टेड ये था कि तमाम लोग जो नॉन मुस्लिम हैं जी, उन सब की एक इलेक्टोरल लिस्ट हो। जब लिस्ट एक होगी तो तादाद भी उन्हीं की उसी तरीके से काउंट होगी, सीटें भी उसी तरीके से एलोकेट होंगी, और तालीम में और मुलाजमतों में उनकी जगह भी उसी तरीके से दी जाएगी। लिहाजा जॉइंट इलेक्टेड और सेपरेट इलेक्टेड जो था ये मुसलमानों और हिंदुओं में सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। मुसलमान वो सेपरेट इलेक्टेड चाहते थे और हिंदू जॉइंट इलेक्टेड चाहते थे। अभी ये सब काम जो था ये काफ़ी देर तक चलता रहा, जब तक कि हिंदुस्तान में ये अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला नहीं कर लिया कि हमने अभी हिंदुस्तान को आज़ादी दे देनी है। जब उन्होंने ये फ़ैसला किया हमने आज़ादी देनी है, तो उसके लिए ये सेपरेट इलेक्टेड जो उन्होंने दिया हुआ था उसको एक्सेप्टेंस चाहिए थी कि वो तमाम इंडिया के लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि पहले तो एक अवार्ड की तरीके से दे दिया, लेकिन अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट किसी नहीं करा। वो 1923 में ये अवार्ड जो इन्होंने दिया इसको कम्युनल अवार्ड का नाम दिया, और उसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम कास्ट को अलग-अलग गिनती होने का, अलग इलेक्टोरल लिस्ट का और अलग सीटें देने का बंदोबस्त हुआ। इसका उन्होंने बड़ा ज़ोर से इसकी मुखालफत की। गांधी ने मर्द रख लिया और साथ ही उसने बंगियों की कॉलोनियों में जाकर रहना शुरू कर दिया कि हम तो सब एक ही भगवान के बेटे हैं। अनटचेबल को कि हम एक ही हैं। देखो मैं तो बंगियों की कॉलोनी में आकर रहता हूँ, और उनके लिए उन्होंने एक नाम भी तजवीज़ किया, तो लिहाजा उनको उन्होंने हिंदुओं में शामिल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो चाल थी ये है कि हिंदू कौन है जी, जबकि जैसे कि अंग्रेज़ों ने हिंदू कौन कहा कि वो जो मुसलमान नहीं वो हिंदू है, तो इन्होंने फर्दर इसको किया जो मुसलमान का दुश्मन है वो हिंदू है। तो लिहाजा ये एक दुश्मनी जो थी मुसलमानों और दूसरों के दरमियान, इसको एक यार्डस्टिक बनाया गया, और इस दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर ये दो कौम बन गए। मुसलमान कहते रहे दलित्स को कि देखो तुम लोग ये गलती कर रहे हो, तुम हिंदू नहीं हो, और ये गलती अगर तुमने की तो हमेशा के लिए ग़ुलाम हो जाओगे, जो कि आप जो मानते हैं। और वो कहते हैं कि कायदे आज़म ने जो हमें एडवाइस दी थी वो ठीक एडवाइस थी, हमें कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए था, सेपरेट इलेक्टेड को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर हम सेपरेट इलेक्टेड को एक्सेप्ट करते तो आज हम हिंदुस्तान के रूलर होते, ना कि मजलूम दालित होने की जगह। साहब, अभी आपने फरमाया कि अंग्रेज़ ने यानी हिंदुस्तान में 1905 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुतारफ़ करवाया, और आप यही फरमा रहे हैं कि क्योंकि अंग्रेज़ ने फैसला कर लिया था कि हम क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ादी देना चाहते हैं इसलिए हमने ये किया। तो गोया 1905 में उन्होंने ये तय कर लिया था अंग्रेज़ ने कि भी हम हिंदुस्तान को हम आज़ाद करने जा रहे हैं। उस वक्त सेल्फ रूल की बात हो रही थी। सेल्फ रूल जो है वो जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना, और 1905 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह बना दिए थे। मुकम्मल आज़ादी की तरफ उनका प्रोग्राम उस वक्त प्रोग्राम नहीं था 1905 में।
यानी एक जुज़वी तौर पे आज़ादी देने का जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपको याद होगा, उस जमाने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए गए थे और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उन्होंने डेमोक्रेसी एक किस्म की इंट्रोड्यूस कर दी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को जब रिप्रेजेंटेशन मिली तो वो रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टेड की बुनियाद पर मिली, जिससे कि काफ़ी ये जो दलित और मुसलमान और बाकी लोग जो थे इनके लिए बहुत अच्छा हुआ। तो सर ये फरमाइए कि ये दलित और हरिजन इनमें कोई फ़र्क है या एक ही इंटरव्यू का नाम है? हरिजन, हरिजन जो ये हरि एक उनका गॉड है और हरिजन उनको गांधी जी ने कहा। तो गांधी ने उनको कहा ये हरिजन है। तो गॉड हरि के बच्चे हैं, यानी उनको एक किस्म का इंक्लूड करने के लिए, हिंदुओं में इंक्लूड करने के लिए उनको ये हरिजन का लक़ब और अच्छा, अंग्रेज ने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो 1950 में लागू तो किया हिंदुस्तान में, और अछूत भी इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हुए, आप देखते हैं तारीख हमें बताती है। लेकिन 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर जो कि बहुत बड़े लीडर थे, इस अनटचेबल के बहुत बड़े लीडर थे, और उनकी कुछ रिजर्वेशन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनकी कुछ रिजर्वेशन थी और उन्होंने इस रिजर्वेशन, लेकिन हालांकि ये रिजर्वेशन जो थी एक बड़ी शातिराना चाल निकली वहाँ बाद में। और उस तरफ एक तरफ तो ये तो हुआ कि तालीम और मुलाजमतों के इन पर दरवाजे तो खुल गए, लेकिन क्या दूसरे अछूतों के लिए ये तय नहीं कर दिया कि वाकई ये अदना कौम है और वाकई अनटचेबल है, और लोगों ने वाकई वो इंसानों की जो गैर मुनसफाना और गैर इंसानी तकसीम थी उसको उन्होंने कबूल कर लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 1923 में जब कम्युनल अवार्ड हुआ, उस वक्त तक गांधी जी पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट करते थे। गांधी को पता था कि अगर हमने सेपरेट इलेक्टेड को मान लिया तो फिर हमने एक किस्म का हमने ये जो शेड्यूल कास्ट और छूत है इनको हमने अलहदा नेशन मान लिया। अगर अलहदा नेशन मान लिया तो ये तो मेजॉरिटी होंगे और ये लोग जो है ना हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। लिहाजा उन्होंने हर कीमत पर यह फ़ैसला किया कि ये मुसलमानों और छूतों के दरमियान एक दुश्मनी पैदा की जाए। तो लिहाजा 1905 से लेकर 1923 तक ये जो सियासत थी उसमें सेपरेट इलेक्टेड जॉइंट इलेक्टेड झगड़े का बायस बना। ये लफ्ज़ दोनों इस्तेमाल होते रहे, लेकिन उसका जो मकसद था वो ये था कि मुसलमानों और इनके दरमियान दुश्मनी पैदा करना। हकीकत यह है कि जब मुसलमान हुकूमत करते थे इस बर सग़ीर के ऊपर तो उस ज़माने में अछूतों को एक रिलीफ मिला था। वो लोग क्योंकि मुसलमान तो अछूत में बिलीव नहीं करते थे, लिहाजा ये फ़ौज में ज्वाइन करते थे हर जगह। ये तारीख़ में ये बताती है कि जब इस्लामी निज़ाम आया वहाँ पे, इस्लामी जब अदालतें कायम हुई और इस्लामी अदालतों में बाकायदा तौर पे ये केसेस आए, ऊंची जात के लोगों को जो मुजालिम थे उनको बाकायदा कानून के मुताबिक ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद इन रीजन और अछूत जो जितने भी अनटचेबल हैं ये दोबारा सोसाइटी में जज्ब होना शुरू हो गए। और मुजालिम के खात्मे के बाद क्योंकि है ही ये गैर इंसानी तकसीम थी, इसकी वजह से माशरा जो इस बात को समझता था, लेकिन क्योंकि जबरन इस तकसीम को कायम किया गया था जिसकी बिना पे इस्लाम के अंदर तो ये हमारी तारीख में हमें बिल्कुल वाज़ेह है। बल्कि यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसके अंदर ये बात बताया गया है कि उस ज़माने के जितने भी ज़र्री असूल और अदालत के और जितने दूसरे ऐसे काम थे जिसकी वजह से ये अदालत जो थे ये बाकायदा तौर पर इस तरह मरूब हो गए थे। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि उस ज़माने में यानी इस्लाम की वही जो बात ला इकराह फिद दीन, यानी दीन में कुछ सख्ती की बुनियाद नहीं है, इसलिए उस हवाले से इनको उस तरह माइल नहीं किया गया कि भी इस्लाम की तरफ ये सब राग हों, या जबरन इस्लाम ने कोई जबर का दर्श नहीं दिया उस ज़माने में। अगर इस्लाम ने जबर का सबक दिया होता या जबर का इस्तेमाल किया होता तो क्या आप नहीं समझते कि मुगलिया बहुत बड़ा एक लंबा दौर उसमें यानी ऐसा जिस तरह हिंदुओं ने किया उसका अगर अशर इशरी भी किया जाता तो आज हिंदुस्तान में कोई हिंदू रहता ही नहीं। ये जो अनटचेबल्स हैं जिनकी 65% पॉपुलेशन आज के इंडिया में है जी, अगर जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें ये शायद 75% होता है। 75% बहुत इनकी बहुत ज़्यादा तादाद थी। और अगर ये 75% मुसलमान हो जाते तो आज इंडिया मुसलमान मुल्क होता, पूरा इंडिया, पूरा इंडिया यानी कि जो मुगलों का इंडिया था वो आज एक मुसलमान मुल्क होता। तो क्या आप ये नहीं समझते कि उस दौर में ये बात तारीख बताती है कि वाकई दीन के मामले को जबर इख्तियार नहीं किया गया? एक जबर इख्तियार नहीं हुआ, दूसरे उनकी सोच, और उसके भी रिकॉर्ड हैं, उनकी सोच जो थी एक लिहाज से गैर इस्लामी थी जी। एक तो उनमें लोग उनके जो मशीर थे उन्होंने मशवरे से दिए कि जनाब ये नॉन मुस्लिम से जजिया असल होता है जी। तो आप इनको मुसलमान कर लेंगे तो फिर तो जजिया से निकल जाएंगे, में कमी आ जाएगी, लिहाजा ये इनको आप गैर अक़लाना मशवरे दिए गए, ये मशवरा उनको दिया जाए। दूसरी वजह ये थी कि हिंदू ये जो
इनके जो रसूमात हैं, जी, जैसे शादी की रसूमात, मरने की रसूमात, वो ब्राह्मण प्रिजाइड करता है। अच्छा, दलितों की, अनटचेबल्स की, जो और किसी जगह पर ये उनके मंदिर में दाखिल भी नहीं हो सकते, दाखिल होने पर उनको कत्ल किया जा सकता है। जी, लेकिन उनकी जो रस्म है शादी की और रस्म है मौत के ऊपर, वो ब्राह्मण अदा करता है। ये क्या गैर मुनसिफाना ये निज़ाम है कि क्या जिंदगी में जब तक वो आदमी जिंदा रहता है तभी वो अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकता। अब जब वो मर गया है, जिस दुनिया से उसका यानी दुनिया से रुखसत हो गया है, तो उसके बाद उसकी रुखसती की जो जितने भी मनाजर हैं, जितने भी मनासिक हैं, वो भी ब्राह्मण करेगा, जो कि उन्हें पहले अनटचेबल समझता था। लेकिन इसका जो इफेक्ट हुआ वो मुगलों के ऊपर ये था, उन्होंने इनको भी हिंदू ही समझते रहे, अनटचेबल को हिंदू ही समझते रहे। उन्होंने मुसलमान ना सिर्फ कि उनको बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको ब्राह्मण के नामकरण पे छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण ही उनकी शादी कराता था, ब्राह्मण ही उनकी जो क्रियाक्रम होता था उनका उसको प्रिजाइड करता था। तो ये दोनों चीज़ें जब वो देखते थे तो वो ये उनको ये नज़र आता था, और ऐसा ऐसा ये जो हिंदुओं की रसूमात थी ये दलितों ने भी और अनटचेबल्स ने भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। लिहाजा इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि वाकई हिंदुस्तान एक मुसलमान मुल्क बन सकता था, लेकिन उस वक़्त जो रूलर थे उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की। एक जजिया का उन्होंने लालच किया कि जजिया मिलता रहेगा, और दूसरा यह है कि उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये लोग जो हैं अपनी शादी के वक़्त और मौत के वक़्त हिंदू होते हैं, तो हिंदू ही हुए, तो इनको क्या मुसलमान बनाना करना। तो क्या हम यहाँ पे तारीख का यानी उस बात को दुरुस्त ना करते चले जाएं कि आप देख लीजिए कि अकबर जो कि मुगलिया ख़ानदान का बहुत बड़ा बादशाह अब भी हिंदू उसे मानते भी हैं और जानते भी हैं, और आप देख लीजिए कि यानी अकबर के हरम में हिंदू राजपुतानी थी, जिसके अंदर उसी जोधाबाई जो उसकी बेगम थी, उसी से उसका एक बेटा पैदा हुआ सलीम जहांगीर, जिसे बाद में उसने भी यानी हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की वर्ल्ड में। तो आप ये समझते कि उस ज़माने में, अकबर के ज़माने में, जिसने हिंदुओं ही के कहने पे दीन इलाही एक नया तजवीज़ किया गया, जो कि जिससे बाद में जमालुद्दीन अफगानी जैसे लोगों ने आके उसकी रोकथाम की, और बहुत से लोगों ने किया है। बिल्कुल ठीक। उसमें बाकायदा तौर पे इस्लाम के अंदर, इस्लाम यानी इस मज़हब इस्लाम जो कि खालिस मज़हब था, उसके अंदर यानी ये एक मिलावट करने की कोशिश की गई। बाकायदा तौर पे आप नहीं समझते कि अकबर की हुकूमत बोलोगे कुछ हुकूमत उनका भी एक कसूर है? ये जो इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम जिसकी कोशिश हर रूलर ने की, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुग़लों ने भी की। फिर उसके ख़िलाफ़ बगावत औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में हुई, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले जो 3 रूलर थे उनकी माएँ जो थी वो हिंदू थी, लिहाजा उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर था हिंदुओं के लिए। लिहाजा एक ऐसी इस किस्म की नेशन पैदा हुई जिसमें रूलर जो थे वो अगर क्रॉस ब्रीड हों तो वो तो आला समझे जाते थे, अजीब व गरीब किस्म के हालात। और जिसने किसी राजे महाराजे की बेटी के साथ शादी कर ली, उसका मतलब है कि उसने हिंदुस्तान को यूनाइट कर दिया। ये बाद में इसका आप शायद जिक्र करें, ये यूनाइट एंड रूल जो है ये बड़ा पुराना फलसफा। मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। मैं वक्फे के बाद यानी आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगा जो बहुत बड़ा अहम है इसी हमारी सीरीज़ का, कि आप देखिए कि अंग्रेज़ की सियासत को हमेशा डिवाइड एंड रूल कहा जाता है, लेकिन महात्मा गांधी को हिंदुस्तान की सियासत में यूनाइट एंड रूल कहा जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हिंदुस्तान की रियासत आज भी उसी फलसफे काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान में इस फलसफे पर कतई अमल नहीं किया जाता। मैं अभी वक्फे के बाद आपके साथ आऊँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि हिंदुस्तान के अछूत भी इस सियासत को नहीं समझे, लेकिन अगर वो समझ गए हैं तो उन्होंने फिर आज तक क्या किया है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, स्टे इन ट्यून। अब थोड़ी देर के बाद ब्रिगेड साहब से हम इसी मामले में और भी बड़े अहम नुकात पे जिनसे रोशनी कहेंगे, उस पर रोशनी डालें, और इंशाल्लाह बहुत सी उम्दा और आकलाना जो बातें, जो जिसमें तारीखी बातें हैं, वो हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे। स्टे ट्यून विद अस।